प्रकार के सर्किटों से इसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग ने नया में शिव सर्किट की भी बात की है, देवी सर्किट की भी बात की है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से सब प्रकार से सारे जो बड़े पुराने मंदिर हैं, बड़े बड़े जगह हैं, उन सबका कैसे कायाकल्प हो, सबको एक साथ जोड़कर जो देश विदेश से पर्यटक आएंगे उनको कैसे हम आकर्षित करें। अभी हम बिहार देश के अंदर 10वें नंबर पर है पर्यटन के क्षेत्र में। यहाँ आने वाले जो पर्यटकों की संख्या है वो 6,60,00,000 2024 का रिकॉर्ड है और ये हमें देश के 10वें नंबर पर पहुंचाता है। हमने अधिकारियों को कहा कि 5 साल के अंदर हम कैसे इसको 5वें स्थान पर ले जाएंगे पर्यटक के क्षेत्र में, उस पर भी हमको काम करना है। 1 साल का आप रोड मैप तैयार करिए, 1 साल में हम कितना काम कर सकते, 100 दिन का आप रोड मैप तैयार करिए और 100 दिन में हमको कितना काम करके देना है बजट के पहले, ताकि हमारा बजट पर्यटन विभाग का आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और उस क्षेत्र में विकास भी कर रहे हैं। जहाँ तक खजौली का सवाल है तो मैंने जाते ही वहाँ से एक आर्किटेक्चर को भेजा और यहाँ जो कई पर्यटन स्थल की संभावनाएं हैं जिसको विकसित किया जा सकता है, उसके विकास के लिए वहाँ से तुरंत एक टीम आई जो आपको हमारे वक्ताओं ने बताया कि उसमें शिलानाथ मंदिर में पर्यटक विकास करना, बाबा पोखर का सौंदर्यीकरण और उसमें आधुनिकीकरण करना, फिर बभंदई तालाब को उसका जीर्णोद्धार के साथ साथ अब कैसे उसका सौंदर्यीकरण होगा उस पर काम के लिए हमने भेज दिया तुरंत। और उसके साथ साथ कलानेश्वर स्थान जहाँ राजा जनक का प्रवेश द्वार है, जहाँ 15 दिन का परिक्रमा होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है 15 दिनों तक परिक्रमा। और आप सब जानते हैं कि होली के पहले वो परिक्रमा अंतगृह जनकपुर में करने के बाद यहीं से पैर धो के भी अंत में लोग जाते हैं, कलानेश्वर से शुरू करते हैं और कलानेश्वर में ही पैर धोकर फिर जनकपुर जाकर उसको पूरा करते हैं। तो वो जो एक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ का कैसे विकास होगा उसका भी हम कर रहे हैं, उस पर भी काम। और गिरजा स्थान में 32 करोड़ रुपया का आवंटन हो गया है, वहाँ भी काम प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से कई जगहों पर पूरे मधुबनी जिले में अभी 11 जगह को हमने चिन्हित पहले से किया हुआ है हमारा विभाग, जहाँ काम हम लोग शुरू कर दिए हैं और कुछ नई जगहों को चिन्हित करके बाकी सब पर पर्यटन विभाग काम करेगी और मधुबनी और खजौली उसमें पीछे नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मधुबनी के अंदर कई कला संस्कृति विभाग के द्वारा महोत्सव हो रहा है, तो हमने कहा कि ये सारे महोत्सव हो रहे हैं तो एक उसमें कमला महोत्सव भी जोड़िए, जो कमला में जहाँ हमारे जितने ओझाधामी गुनी जाते हैं वहीं से स्नान करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उसके शुरुआत में एक सरकारी महोत्सव 2-3 दिनों का हो, सरकार के खर्चे पर होगा, धूमधाम से होगा और तब जाकर वहाँ हमारे जो भक्तगण हैं वो स्नान करके शिलानाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। ये जो यहाँ दृश्य है उस दृश्य को कैसे हम अच्छा से पेश कर सकते हैं, कैसे उसको हम देश और दुनिया के मानचित्र पर ला सकते हैं, उसके लिए हम अपने विभाग से तो काम करेंगे ही। बाकी जो शेष काम अमरेश जी ने जो बताया देवधा में, तो आपने केवल नक्शा देखा है और नक्शा के साथ आपको खतियान उस नंबर का निकाल लेना पड़ेगा कि खतियान नया और पुराना क्या कहता है, उसमें वो जमीन किसकी है, बिहार सरकार है या कोई गैरमजरूआ आम है या खास है या क्या बकास्त है, क्या है, उसको आप निकाल लीजिए। वो आसानी से मिल जाएगा दरभंगा में या यहाँ भी कहीं मिल जाए, तो उसका पहले नकल आप ले लीजिए, तब आप वो हमको दीजिए, फिर हम उसके आधार पर अधिकारियों को देंगे उस पर जांच के लिए। केवल ऐसे नक्शा के आधार पर आप जांच करते रहेंगे तो बाद में पता चलेगा किसी मालिक ने उसको बंदोबस्त कर दिया
और बंदोबस्ती आज़ादी के पहले हो गया या आज़ादी के बाद हुआ, रिटर्न टू में नाम दर्ज है, तो आप उसमें मुकदमे के पेच में फंसेंगे। इसलिए पहले उस खतियान को, नया और पुराना खतियान निकाल लीजिए, वो दोनों हमको दे दीजिए। उसको देखने के बाद हम अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इस पर वो जांच रिपोर्ट दें और उसमें क्या हो सकता है उसकी संभावना का तलाश किया जाएगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। वैसे भी देवधा में आप अभी जिस कला मंच पर बैठे हैं, ये भी जब आपने विधायक बनाया 2020 में, तो विधायक का जो कोर्स होता है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, उसी के मद से इसका भी निर्माण हुआ है। और कई जनप्रतिनिधि द्वारा मैं देख रहा हूँ कि इसके विकास में काम किया गया है। मैंने भी प्रखंड विकास अधिकारी से अनुरोध किया था कि यहाँ शौचालय का अभाव है, आप 15वीं से 16वीं से किसी से पंचायत समिति के योजना से हो, जैसे भी हो, उसको यहाँ शौचालय, एक जो कम्युनिटी शौचालय होता है, उसको आप सैंक्शन कर दीजिए। वो तो चले गए, अब जो तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनसे आप अनुरोध पत्र दे दीजिएगा। मैं भी उनसे बात कर लूँगा, उस पर जो भी संभावनाएं होंगी उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है, इसमें भी क्या हो सकता है। कई लोग बता रहे हैं कि 22 एकड़ जमीन है, वो जमीन है कहाँ, किसके कब्जे में है, क्या उसका उपज यहाँ आता है, तो उसमें कुछ संभावना है विकास का, या वो केवल फेक सी जमीन है। उसको आपको देखकर उसका एक बनाकर आप हमको दीजिए, फिर उस पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, उस आधार पर कुछ करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते कुछ भी कह देना, कुछ भी आश्वासन दे देना, ये आसान नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो सरकार का हिस्सा हम लोग होते हैं, तो उस हिसाब से अपनी बात को रखते हैं। उतना ही बोलिए जितना कर सकिए, और जो करिए उसी को बताइए। ये मुख्य बातें हैं। इसलिए कोई ऐसी बातें हम नहीं कर सकते हैं जो अटोपियन हो, जो भ्रमात्मक हो। उस तरह की कोई बात कहना समाज हित में नहीं होता है, इसलिए उस प्रकार की बात हम नहीं करेंगे। क्योंकि आज बिहार सरकार बड़े स्तर पर जितने माफिया थे उनकी जमीनों को कोर्ट ने कहा है उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश आ गया है, और सरकार के पास 400 का लिस्ट मिल गया है। 800 और न्यायालय में लंबित है। 1200 जो ऐसे माफिया लोग हैं उनके संपत्ति को सरकार जब्त करने वाली है। इसलिए बुलडोजर लेकर हमारे जब निकलते हैं गृह मंत्री, तो लोग आलोचना भी करते हैं कि कुछ गरीब लोगों का जमीन चला जाता है, वो उसी का जाता है जो सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और लोगों के आवागमन को बाधित किए हुए हैं। उस तरह के लोगों को कठिनाई हो रही है, इसलिए उसको बताना पड़ेगा कि ये सही कदम है। और जहाँ कहीं गलत हमारे अधिकारी करते हैं तो उनको जरूर बताइए कि ये उसका निजी है, उस पर उसका निजी मालिकाना हक है, तो जरूर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। केवल ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो सरकारी जमीन को हड़प कर बैठे हुए हैं, जो सरकारी भूमि को लेकर अपने कब्जों में, अपने स्वार्थ में लगाए हुए हैं, जो आम जनता की जमीन है और उसको व्यक्तिगत हित में लाए हुए हैं, जिसका न कोई उनको कागज है, न कोई वो सरकार को राजस्व दे रहा है। तो वैसे जमीनों को सरकार तलाश रही है, वैसे जमीनों का सरकार खाली करवाने का निर्णय लिए हुए है और उस पर काम चल रहा है। तो इसलिए एक से एक काम बिहार के अंदर हो रहा है। जहाँ तक पलायन का सवाल लोग करते हैं, तो मैं तो उनको बताता हूँ कि पलायन 2005 के पहले लगभग 13% लोगों का पलायन होता था बिहार से। आज 2.5 से 3%, 4% तक पलायन हो रहा है। उसमें भी ज़्यादा पलायन बेहतरी के लिए हो रहा है। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, भूखे नंगे लोग कम जा रहे हैं, पेट पालने कम लोग जा रहे हैं, अपने बेहतर के लिए जा रहे हैं, पढ़ लिख कर जा रहे हैं, अच्छी नौकरी
और अच्छा टेक्निक लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं। जो अपने तकनीक का विस्तार करने कहीं देश विदेश और बाकी शहरों में जा रहा है उसको रोका भी नहीं जा सकता है। और ये सरकार ने माताओं के लिए हम लोग जब 10,000 रुपया चुनाव के पहले दे रहे थे, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर जब चुनाव के पूर्व 10-10 हजार रुपया माँ बहनों के खाते में जाना शुरू हुआ, 1,56,00,000 परिवार के खाते में, माताओं के खाते में राशि जा चुकी है। शेष जो अभी बकाया है वो लगातार उस पर काम हो रहा है और जा भी रहा है प्रत्येक शुक्रवार को लगभग। उस पर भी हमारे विरोधी उस दिन सदन में भी आवाज उठा रहे थे, बाहर भी आवाज उठाते हैं कि महिलाओं को घूस दिया सरकार ने, इसलिए वोट लिया है घूस देकर, इसलिए ये गलत वोट से जीत गए। तो हमने कहा कि जो लोग ये सवाल करते हैं पहले वो इस्तीफा देकर आए, तब माना जाएगा कि आप सही बोलते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि 40% गरीब ऐसे हैं जिनको न हवाई जहाज पर वो कभी चढ़ते हैं। ये देश के वैसे संसाधन जिसका उपयोग 60% लोग केवल करते हैं, वो 40% गरीब जिसके लिए सरकार सारा संसाधन लगाती है, उस पर वो गरीब आदमी कुछ नहीं करता है, उसको उसका कोई सीधा लाभ नहीं होता है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया, हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि वैसे 40% जो वंचित लोग हैं उनको हम अलग तरीके से लाभ देंगे, क्योंकि उनका हकमारी हम नहीं होने देंगे। जो आज तक होते रहा है उस हकमारी के राशि को उनके पास लौटाने का निर्णय सरकार ने लिया और इसलिए हम वैसे माताओं के खाते में, बहनों के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। और अभी तो 10,000 रुपया दिया है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आगे जब उनको 2 लाख रुपया हम देने वाले हैं, जब उनका रोजगार बढ़ेगा तो उनको हम 2 लाख रुपया देंगे। इसलिए आप तब आपको और हमको लगता है माथे में भी दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए आप इस सब से परहेज करिए। और उसी 40% लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने 5 किलो राशन भी देने का काम किया, जो प्रत्येक परिवार तक पहुंचता है। जो हवाई जहाज पर नहीं चढ़ेगा, जो रेल पर नहीं चढ़ेगा, जो सड़क 4 लेन और 6 लेन का लाभ नहीं लेगा और उस पर जो राशि हम खर्चा करते हैं उसके लाभ से जो वंचित लोग हैं उसको हम कैसे लाभान्वित करेंगे? तो उनके घर में राशन पहुंचा कर करेंगे, उनके घर में आयुष्मान कार्ड देकर करेंगे, उन गरीबों का मुफ्त इलाज कराकर करेंगे। अनेक तरह से उनके राशि जो उनके हिस्से का है उन तक हम पहुंचाते हैं। ये कहीं से घुसखोरी और नाजायज नहीं है, ये बिल्कुल जायज है और ये सामाजिक न्याय का तकाजा है। इसलिए बंधु आप सीधा जवाब दीजिए ऐसे लोगों को, मुंह तोड़ जवाब दीजिए वैसे लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि इनको घूस दे रहा है सरकार, इसको बेरोजगार कर रही है सरकार, इसको कामहीन कर रही है सरकार, इसको निकम्मा बना रही है सरकार। अरे तो तू तो कल तक निकम्मा बना के उसको पेट भर अनाज नहीं खाने दे रहा था, आज अगर ये सरकार उसको पेट भर अनाज दे रही है तो तुमको दर्द क्यों होता है? तुम तो हवाई जहाज से सैर करोगे, तुम तो भारत सरकार के सब्सिडी का दुरुपयोग करोगे, तुम करोड़ों रुपया लेकर उद्योग चलाओगे, उसमें सब्सिडी लोगे, हमारे गरीब लोग कहाँ से लेंगे, क्या लेंगे? इसलिए उनका जो हक है उनको हम अनेक तरह से उनके पास तक पहुंचाते हैं। यही सरकार न्याय करती है, यही गरीबों के लिए काम करती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का कई लोग विरोध भी करते हैं कि ये प्रधानमंत्री केवल गरीबों के लिए काम करता है। तो भाई जब हम अमीर के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छा, और जब गरीब के लिए करते हैं तो तुमको दर्द होता है। ये नहीं होना चाहिए। समाज का निर्माण तभी होगा जब गरीब अमीर, माताएं बहनें, महिला पुरुष समान रूप से समाज में भागीदार होंगी, समाज को चलाने में आगे आएंगी। आज माताएं आगे बढ़ी है, महिला आगे आई है, तो आज यही कारण है जब वो 80% वोट कर देती है। 100 में 80% वोट उनका गिरता है। पुरुष हमारे 100 में 60% वोट गिराए हैं इसी विधानसभा में। तो स्वाभाविक है इस लोकतंत्र को भी मजबूत करने में हमारी माताएं और बहनों की जितनी बड़ी भूमिका है
उतना हम लोगों की भूमिका नहीं है। इसलिए उनकी भूमिका को आप सब मिलकर सलाम करिए। जो उन्होंने किया है, जिस प्रकार से हमारी बहनें आज पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं, आज हवाई जहाज भी उड़ा रही है पायलट बनकर, और लोको पायलट बनकर ट्रेन भी चला रही है। तो ये अब जब उनके अंदर सशक्तिकरण आया है, जागृति आया है, तो उसको और आगे बढ़ने दीजिए। हम भी अपनी जागृति को बढ़ाएं। पुरुष लोगों से भी हम अनुरोध हमेशा कर रहे हैं कि आप भी अपने में तकनीकी रूप से सुधार लाइए, व्यस्तों से दूर होइए और आइए हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएं, एक नया बिहार बनाएं, जो बिहार देश और दुनिया में विकसित बिहार होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को दुनिया से का सबसे श्रेष्ठ भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, आइए उसमें हम सब कोई मिलकर साथ निभाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं यही अपने वाणी को आप सबके चरणों में मस्तक, अभिभावकों के चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए, युवाओं को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।